हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 का जो है सो सब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, हम लोग अपना जो है सो हैंड रिटेन नोट्स है, इसी के साथ हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे अपना भाषा में। ठीक, ऐसे नहीं कि टुडे की सभी लोग देखेंगे कि टुडे से ही डाल दिया है जिसमें लॉन्ग लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, आंसर है उसका। ठीक, इसलिए सोचे कि क्यों ना इसका जो है सो शॉर्ट रूप में हम लोग डाल दें ताकि बच्चों को जो है सो आसानी से आदो कर सके और अच्छे से वो समझ सके चीज़ें होती क्या है। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक, 1 और 2 का हम लोग पहले जो है सो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहाँ से आप पिक कर सकते हो, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे भी। ठीक, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि इसमें जो है सो जितना भी चैप्टर है आपका सारा कंप्लीट प्लेलिस्ट इसमें आने वाला है इस चैनल पर। ठीक, चलिए बोलता है कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है भाई, तो कोशिका के अंदर जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो हमारा कोशिका झिल्ली होता है। ठीक, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, यानी कोशिका झिल्ली को एक नाम दिया जाता है, वो क्या जाता है, पारगम्य झिल्ली भी। ठीक, पारगम्य झिल्ली का मतलब ये होता है कि आर पार हो किसी भी चीज़ जो है आसानी से इधर से उधर, उधर से इधर आर पार हो रहा है। ठीक, क्योंकि ये छिद्र युक्त होती है और ये प्लाज्मा पारगम्य झिल्ली जो होता है ये आपका इसमें छेद टाइप का बना हुआ रहता है। ठीक, इसका एक और नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली भी। ठीक, उसको भी याद रखना है। तथा ये हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने देता है तथा जो कोशिका के अंदर जो लगता है उसकी की हानि हमारे लिए है उसको क्या करता है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या उसी को बोलो वो पारगम्य झिल्ली। ठीक, सारा एक ही नाम है उसका, एक ही चीज़ है, क्या करता है, यार पार होने देती है। तो यहाँ से हो जाएगा आंसर इसका, ये अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकलने देती है। जो हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ होता है वो इसी के द्वारा माध्यम से जो है सो बाहर होता है, इसलिए इसको क्या बुलाया जाता है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उसके कार्य को लिखें। यानी कोशिका द्रव्य के अंदर जो पाया जाने वाला अंग होता है उसके बारे, यानी कोशिका द्रव्य की जो भीतर पाया जाता है अंगक, जो अंग पाया जाता है उसका नाम लिखना है, साथ में प्लस में उसका कार्य क्या होता है वो भी लिखना है। ठीक, तो चलिए लिखता है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक के नाम तथा कार्य निम्नलिखित है। तो नाम और कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहले हमारा आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या ऊर्जा घर भी कहा जाता है, हमारा कोशिका घर। ठीक, ये कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का घर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कोशिकाओं के लिए ऊर्जा घर कहलाते हैं। ये जो है सो जितना भी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कहाँ से इसको मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा कोशिका को प्रदान करता है। और ये जो ऊर्जा जो प्रदान करता है उसका जो रूप होता है वो किसके रूप में करता है, एटीपी। ठीक, नेक्स्ट हमारा है 2 नंबर में इसी कल पॉइंट नंबर 2, लाइसोसोम। ये हमारे शरीर में टूटी फूटी अंगों को मरम्मत करने का कार्य करता है। जब हमारे शरीर के अंदर कुछ टूट फूट जाता है तो उसका जो छोटे छोटे मरम्मत करता है वो कौन करता है, ये हमारा लाइसोसोम जो हमारा कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा 3 नंबर पॉइंट में है कि राइबोसोम। तो राइबोसोम का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। प्रोटीन जो हमारे अंदर पाया जाता है उसका जो पाचन जो करता है वो कौन करता है, वो राइबोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ही करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर में कि गोल्जी का, ये प्रोटीन और लिपिड के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये प्रोटीन और लिपिड का क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ढोने का काम करता है। कौन करता है, ये गोल्जी काय करता है। गोल्जी उपकरण भी इसका नाम दिया जाता है। ठीक, दोनों एक ही है। चलिए नेक्स्ट हमारा 5 में है पॉइंट में कि केंद्रक कोशिका की गतिविधि में सहायता करता है। यानी ये जो जो भी कुछ काम हो रहा है उसका जो सेंटर होता है वो कौन होता है, वो केंद्रक होता है। ठीक, वहीं से सारी क्रियाएं जो है सो नियंत्रित होता है। ये आपका था केंद्रक का जो है सो सारे जो अंग था उसके कार्य था। ठीक, इसमें लॉन्ग टाइप नहीं लिखेंगे, बस इतना 5 पॉइंट लिख दिए बहुत हो गया। ठीक, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 नंबर में कि यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखें। यूकेरियोट्स कोशिका और प्रोकैरियोट्स कोशिका क्या होता है इसके बारे में भेद करना है। ठीक, अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लिखा हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्सक्राइब, तो उसको आप लोग जल्दी जरूर से जरूर अभी तुरंत का तुरंत प्रेस कर लीजिए ताकि दूसरा चैप्टर जो है सो इसी चैनल पर आने वाला है, स्टडी कवर क्लासेस। चलिए इसमें हम लोग भेद करते हैं, यूकेरियोट्स एक तरफ प्रोकैरियोट्स। ठीक, इसमें बहुकोषी जीवों की तरह सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। यानी क्या, यूकेरियोट्स में जो होता है वो केंद्रक का अभाव नहीं होता, इसमें केंद्रक कंप्लीटली दिखाई देता है। लेकिन जब दूसरा हमारा प्रोकैरियोट्स आता है तो उसमें क्या होता है, इसमें बहुकोषी जीवों की तरह सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है।
यानी इसमें पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इसका जो है सो कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक। किसी में पाया जाता है, किसी जीव में नहीं पाया जाता है। इस तरह से का जो है सो प्रोकैरियोट्स की कोशिका के जीव में जो आता है वो इन सारे जो उदाहरण आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा इसमें है कि इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। यूकेरियोट्स में हम लोग आ जाते हैं, ठीक। जैसे हम लोग जीव जंतु बहुकोषीय जीव जितना भी है ये हमारा यूकेरियोट्स में आते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। मनुष्य ये सब हमारा जो है सो इसका उदाहरण हो सकता है। मनुष्य जीव जंतु जितना है सारा चीज़ मतलब जिसमें बहुकोषीय जीव है, ठीक। लेकिन प्रोकैरियोट्स का उदाहरण जैसे आपका हो गया नीलहरित शैवाल, जीवाणु, ये सारे जो है सो प्रोकैरियोट्स में आता है, जिसमें क्या होता है केंद्रक का लगभग अभाव होता है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं के बराबर, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा 6 नंबर में है कि पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए हम इसका जो चित्र जो है सो नहीं बनाए हैं, ठीक। इसका फिगर जो है सो हम यहाँ पे डाल देते हैं, आप वहाँ से बना सकते हैं। चलिए इसलिए हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हम इसको अंतर करके लिखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक। आप लोग कम्प्लीटली हो सके तो बना लेना, हम यहाँ से इमेज जो है सो लगा देते हैं। चलिए वो एक तरफ लिखते हैं, जब भी अंतर लिखना आता है तो एक तरफ पौध कोशिका, दूसरी तरफ दूसरा दिया जा रहा है जंतु कोशिका, तो उसके बारे में उधर, ठीक। देखिए इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पौध कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाता है। इसमें कोशिका भित्ति का कुछ काम ही नहीं होता है, इसमें पाया भी नहीं जाता है, ठीक। 2 नंबर में होता है कि इसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक के कारण ही क्या होता है, पत्तियां जो है सो मतलब हरा भरा रहता है, ठीक। उसके बाद जो है सो ये क्या कर रहता है, हरित लवक जो है सो पेड़ पौधों का जो है सो रसोई घर हरित लवक ही कहलाता है। लेकिन हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम लोग जीव जंतु में बोलते हैं कि उसका ऊर्जा घर। जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। क्या होता है कि जंतु कोशिका में जो है सो हमारा हरित लवक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इसी का पॉइंट है 3 नंबर में कि इसमें क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है। यानी इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है। पौध कोशिका में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक। उसके बाद बोलता है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। नहीं जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका में इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ठीक। यही था आपका 3। इस तरह से आप लिख देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये सारा जो लिखा गया है हम अपने मन से लिखे हैं। अपने मन से यानी उसको अच्छे से कम्प्लीटली पहले समझे, उसके बाद उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन किए। इस तरह से लिखने से आपका बोर्ड एग्जाम में जो है सो एक भी नंबर नहीं कटने का चांसेस रहता है, क्यों ये जो भाषा होता है किताबी से अलग होता है, ठीक। और यहाँ पे किसी भी तरह से नंबर आपका कटने का चांसेस बहुत कम रहता है। और इस तरह से आप टुडे से जो है बहुत सारा चैनल देखे अपलोड कर दिए थे, उन सारे जो अब जो वहाँ पे लैंग्वेज चलाएंगे तो वो तो कम्प्लीट जान जाएंगे कि एक टुडे से चोरी करके यहाँ पे एग्जाम में लिखा है, ठीक। इसलिए अपने भाषा में देने का प्रयास करो। किसी भी क्वेश्चन का आंसर है अपने भाषा में लिखने समझने का प्रयास करो, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर में क्वेश्चन कि कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का वर्णन करें। क्रोमोसोम को जो है सो इंग्लिश में कहा जाता है और गुणसूत्र जो हमारा होता है हिंदी होता है, ठीक। तो कोशिका में जो क्रोमोसोम होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक। कोशिका में जो क्रोमोसोम होता है वो कहाँ पे, केंद्रक के अंदर होता है। हमारा कोशिका हो गया, इसके बीच में हमारा क्या है, केंद्रक है। तो यहीं पे क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र, इसी को बोला जाता है, ठीक। इसका जो काम होता है वो क्या होता है, जिसका प्रमुख कार्य अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना होता है। जिसका मेन कार्य मतलब इसका कार्य होता है, जैसे आप लोग देखेंगे फोकस किए होंगे कहीं पे इस तरह से, जैसे कि कहीं पे भी अगर यदि किसी का नाक जैसा मतलब उठा हुआ है, ठीक, तो उसका बेटा का भी जो है सो नाक जो है सो उसी तरह से उठा हुआ है। तो ये जो खून का जो परिवहन करता है इस तरह से जो कम्प्लीटली ये किसके कारण हुआ, तो ये गुणसूत्र के कारण ही होगा, ठीक। कहीं पूछे इस तरह से आप लोग बताएंगे कि वो अनुवांशिक गुण का जो है सो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता स्थानांतरित हो गया है, वहाँ से यहाँ आके चेंज हो गया है, ठीक। यानी ये आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोगों का दादाजी का कुछ आप लोगों के साथ में गुण आया होगा, आपका पापा जी के साथ कुछ इस तरह से गुण आएगा। इस तरह से जो गुणों का जो वाहक होता है वो कौन करता है, ये गुणसूत्र ही करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि कोशिका भित्ति पौध कोशिका में क्या कार्य करता है। ये तो पता है पौध कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक। उसके अंदर जो उसका कार्य होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये मजबूत होता है, बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक। और बाहर में आने वाले जो भी कुछ भी होता है उसको जो है सो अच्छे से सुरक्षा प्रदान करता है उसको। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं। कोशिका भित्ति पौध कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। ये क्या होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है जो कठोर होता है। क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। एक कोशिका
कोशिकाओं को बाहरी आवरण से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी क्या, बाहर से कुछ अटैक न करे, इस सब का जो है सो सुरक्षा ये कोशिका भित्ति का ही काम होता है। जो कहाँ पे पाया जाता है, ये पौध कोशिका में ही सिर्फ पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक, चलिए लास्ट हमारा क्वेश्चन 9 नंबर में है कि कोशिका के आकार का जीवों का आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। देखिए, कोशिका का आकार और जीवों का आकार के साथ कोई संबंध ये नहीं होता है। ठीक, हाँ बिल्कुल, कोशिका के आकार का जीवों का आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। बड़े जीवों में कोशिकाओं की संख्या छोटे जीवों की तुलना में अधिक होता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जीव जो है सो अगर यदि बड़ा है तो उसका कोशिका बड़ा बड़ा होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक, क्या होता है, अगर यदि कोई भी जीव मतलब बड़ा है, ठीक, चलिए यहाँ पे एक जीव बनाते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं बनाता हूँ यहाँ से एक, ये हमारा हो गया जीव, और यहाँ से एक छोटा बनाते हैं, मेढक बनाते हैं। ठीक, ये आपका हो गया मेढक या मछली। देखिए, मेढक बनाना खोजे तो मछली, चलिए कछुआ बन गया, लो चलो और बढ़िया हो गया। यानी क्या, ये जो कछुआ है ये छोटा जीव है, तो इसमें कोशिका तो इतना ही जितना बड़ा होना चाहिए मनुष्य में उतना बड़ा ही इसमें होगा। ठीक, लेकिन होगा क्या कि इसमें जो है सो बहुत सारा कम, इसमें बहुत कम होगा कोशिका, और इसमें जो मनुष्य के अंदर इसका शरीर बड़ा है तो इसका कोशिका जो है सो बहुत ज़्यादा, इसकी तुलना में जो है सो ज़्यादा होगा। ठीक, यही बोलता था। ठीक, चलिए यही था आप लोगों का पूरा कंप्लीट, यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। तो चलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।